नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल में। तो 12th क्लास फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके अंतर्गत गोस थ्योरम के एप्लीकेशंस हम कर रहे थे। और गोस थ्योरम के एप्लीकेशंस जो हैं उसमें आपका लास्ट एप्लीकेशन था, हेडिंग मैंने लिखवा दी थी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम। किसके कारण मैंने बताया था आपको, या तो थिन स्फेरिकल सेल हो सकता है, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ मेन, वो हेडिंग समझनी ही है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो यानी क्या था हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैंने कहा था ये जो है थिन स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर, चाहे तो ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कौन थे, एक तो हो सकता है थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है जी। तो बात समझ में आई। या हो सकता है आपका होलो स्फेयर, थिन स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर, ये चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। और इसके बाद ये डेरिवेशन आपका मैंने बताया था आपको, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए भी यही डेरिवेशन हो जाएगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन की हेडिंग थी। और इसमें मैंने कहा था कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 3 केस इसके ले रहे हैं। एक फर्स्ट केस था इसका, यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, या स्फेयर से आउटसाइड लेते हैं जब आप पॉइंट पी जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और दूसरी कंडीशन में जो आप मतलब एक कंडीशन ही कराई थी केवल मैंने, तो आइए आज इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। आपको सही से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है ना, नहीं होगी, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लियर, चलो एक मिनट, ठीक है। आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो, एक मिनट, थोड़ी लाइट आ रही है शायद आपकी स्क्रीन पर, इससे देख लेते हैं। अब ठीक है, चलो। तो ये आपकी हेडिंग है और इसमें मैंने एक फर्स्ट केस आपको करा दिया था, जब पॉइंट पी को आपने आउटसाइड द स्फेयर या स्फेरिकल सेल माना था। तो ये सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। और उसमें जो आपके डेरिवेशन निकल के आए थे, 2 डेरिवेशन निकल के आए थे। एक तो ये आया था, यानी 2 एक्सप्रेशन निकल के आए थे फर्स्ट केस में, एक तो ये था और एक है ना ये था। तो ये दोनों आपके एक्सप्रेशन निकल कर आए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी, क्लियर है। और मैंने बताया था, तो इसका सेकंड केस देख लेते हैं ना। फर्स्ट केस तो पूरी वीडियो है, आप उसे देख लेना। तो सेकंड केस में देखो, अब जो पॉइंट पी है आपको सरफेस पर लेना है, तो सेकंड केस हो जाएगा एट द, या एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। और कहाँ पर, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्लियर है। मेन डेरिवेशन आपका ये है, क्योंकि ये आपका याद होना चाहिए। और उसमें फिर इससे ये कैसे आया था, तो आपको पता है हमने फॉर्मूला लगाया था, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और ए था आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप क्यू के प्लेस पर आप रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आया था, ये आप देख लेंगे, अच्छे से देख ली होगी अपनी वीडियो। आइए इसकी ओर चलते हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं एक अलग ही। इसका डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा। कोई भी एक स्फेयर है ना, स्फेयर है कह सकते हो, या स्फेरिकल सेल कह सकते हो, ठीक है, थिन स्फेरिकल सेल। इसका सेंटर क्या है, ओ मान लो, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी मानी थी, कैपिटल आर। जो फर्स्ट केस में था वही वाला स्फेयर है, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट केस में आपने पॉइंट पी बाहर लिया था, अब पॉइंट पी आपको यहीं लेना है, ठीक है। तो पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया आपने,
और पॉइंट पी की सेंटर से जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल आर थी और रेडियस जो थी वो कैपिटल आर थी। तो यानी इस केस में स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? अब देखो इस पूरे का एरिया जो है सरफेस एरिया मान लो ए है, तो जो स्मॉल एरिया है स्मॉल एरिया वो मान लो कितना है डी ए। तो वेक्टर डी ए जो है वो सरफेस पर कैसा होता है परपेंडिकुलर, है ना। एरिया यदि डी ए है तो वेक्टर डी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस पे और वेक्टर ई भी आपका इसी साइड को है ना, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है मैंने बताया था आपको। ये जो स्फेयर है ना, ये स्फेरिकल सेल है, ये कैसा है चार्ज, क्योंकि इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता था जो इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, फैल जाता था इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड केस का डायग्राम आपका ये हो जाएगा। बस पॉइंट पी जो है जो पहले बाहर था वो सरफेस पे आ जाएगा और वहाँ जो गॉसियन सरफेस था, अब गॉसियन सरफेस इस है ना, ये जो आपको दिख रहा है स्फेयर का सरफेस इसके ऊपर ही आ जाएगा गॉसियन सरफेस भी। ठीक है, तो देखो करना क्या है, मेथड तो वही है आपका। पहले आप स्मॉल एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो क्या आ जाता है कंप्लीट एरिया से पास होके जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये काम हम फर्स्ट केस में कर चुके हैं और हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, तो केवल इन एक्सप्रेशन की हेल्प लेंगे, ये काम इस केस में दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इन दिस केस इसमें आप लिखना पॉइंट P है ना, लेट P बी द पॉइंट, इस केस में लिखना है इन दिस केस लेट कैपिटल P बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, है ना, जिसके लिए भी डेरिवेशन आता है, लेकिन हम अपनी डेरिवेशन में किसे लेके चल रहे हैं स्फेरिकल सेल को। तो इन दिस केस कैपिटल P बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। क्लियर है? और इस केस में क्या हो जाएगा, एंड इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। बाकी ये सेम है ना। द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA इज 0 डिग्री। क्लियर है? वो सब तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो बस क्या करना है, स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R रख देना है। तो देखो ये डेरिवेशन जो फर्स्ट केस में ये आए थे, अब क्या आएंगे, ये हो जाएंगे Q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या रखना है कैपिटल R। तो स्मॉल r के प्लेस पे यहाँ क्या रख दिया आपने, केवल और केवल कैपिटल R। बात समझ में आ रही है? और इसमें भी रख दो, एंड कैपिटल E होता है वन, वो ये कितना है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और कैपिटल R तो कैपिटल R है ही, और स्मॉल r के प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं कैपिटल R। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यानी जब पॉइंट P आपका सरफेस पर हो जाए तो आपका डेरिवेशन जो है वो किस तरीके से हो जाएंगे, जब पॉइंट P आपका सरफेस पर हो जाए तो आपके डेरिवेशन क्या हो जाएंगे, है ना, स्मॉल r के प्लेस पर कैपिटल R, और ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। तो सेकंड केस समझ में आया? सेकंड केस में कुछ भी ऐसा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो फिर उसका इंटीग्रल करो, क्योंकि वो काम हम फर्स्ट केस में कर चुके हैं। तो फर्स्ट केस में वो काम करने से जो दो डेरिवेशन, दो एक्सप्रेशन प्राप्त हुए थे, उन्हीं की हेल्प से केवल हमें इतना करना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस था, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर थर्ड केस में। तो थर्ड हेडिंग हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी PDF नोट्स की हेल्प से आप नोट्स बनाते चलेंगे और अच्छे से लर्न कर लेना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, BSc वगैरह में भी है फिर आगे जाके, तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से तैयार करना, और बहुत बार आया हुआ है। क्लियर है? चलो तो थर्ड केस देख लेते हैं। अब पॉइंट कहाँ लेंगे, पॉइंट P। भाई फर्स्ट केस में बाहर लिया स्फेरिकल सेल के पॉइंट P, सेकंड केस में उसके सरफेस तक आए, अब उसके भीतर चलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, इनसाइड द, पॉइंट कहाँ लेना है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल या स्फेयर कुछ भी हो, है ना, जिसके लिए आए, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R और कैपिटल R का रिलेशन क्या रहेगा, देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम बनाएंगे, तो ये क्या है आपका
स्फेयर है तो देखो सेंटर इसका ओ हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक। लेकिन जो पॉइंट पी है अब आपको भीतर लेना है, तो मान लो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ले लिया है पॉइंट पी, और आपको पता है पॉइंट पी के चारों ओर एक है ना क्या सरफेस ड्रॉ किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो आप है ना प्रकार की हेल्प से खींच लेंगे जो बिल्कुल अच्छे से बने डायग्राम। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। ये कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट पी, और इसका पूरे का जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है आपका, इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। यानी पॉइंट पी के चारों ओर एक स्फेरिकल यानी इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल शेप का, जिसे आप क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। क्लियर है। और ये आपका पॉइंट पी था, ये वाला पॉइंट, क्लियर है। और जो इसकी रेडियस है वो आपको पता ही है, कैपिटल आर है, और पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होती है ओ से वो स्मॉल आर होती है। और आपको पता है इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया था, जो इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरीके से, है ना। यानी जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है ना, या कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, जो चार्ज सेंटर पर या इसके भीतर किसी भी पॉइंट को दिया जाएगा वो चार्ज कहाँ फैल जाएगा, वो चार्ज फैल जाता है आपका कहाँ पर, सरफेस पर। बात समझ में आ रही है। अब देखो स्मॉल, इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मान लो ए है, तो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। और ये एरिया यदि डी ए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एरिया कितना है, डी ए, तो वेक्टर डी ए इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये क्या है, वेक्टर डी ए, और वेक्टर ई भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इन सब चीज़ों का हालांकि इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम वही बनना है। एक बार पॉइंट पी बाहर लेना है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में सरफेस पे लेना है, और थर्ड केस में इसके भीतर लेना है। तो ये आपका डायग्राम है। और इसमें एक बार बताओ, जो आपका चार्ज दिया गया था सेंटर को, वो कहाँ फैल जाता है, सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है। यानी भीतर कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो क्या कहेंगे, द चार्ज given to the center, जो चार्ज सेंटर को दिया जा रहा है, द चार्ज गिवन टू द सेंटर कहाँ फैल जाता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो फैल जाता है ऑन, है ना, इट्स सरफेस, या ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, या ऑन द सरफेस ही लिख दो खाली, ऑन द सरफेस। सरफेस आपको पता है कौन सा है, जो स्फेरिकल सेल का सरफेस है। इस पर तो फैल नहीं सकता क्योंकि ये तो इमेजिनरी सरफेस है, क्लियर है। तो इसका मतलब है जो चार्ज है, द चार्ज, इसके भीतर जो चार्ज है वो है ही नहीं कुछ, जो भी सारा चार्ज है वो सरफेस पे आ गया है बाहर। तो द चार्ज इनसाइड, है ना, द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, जो चार्ज है स्फेरिकल सेल के भीतर वो कितना है ही नहीं। द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज, अर्थात जो Q है वो कितना है, 0 इनसाइड, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी इनसाइड ही निकालना है। तो कहने का मतलब है Q इज इक्वल्स टू 0 है कहाँ पे, एट पॉइंट P। पॉइंट P पे ही हमें देखना है। तो पॉइंट P पे कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मत बनाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा बाहर से, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। बस ये DA बना दो, वेक्टर DA है ना, वो बना रखा है आपने, ठीक है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो जो आपका फर्स्ट केस से डेरिवेशन आया था वो क्या था, सो क्या था वो, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और Q/r², ये आया था ना। लेकिन Q बराबर कितना है, 0 है।
तो यहाँ पे क्यू के प्लेस पे क्या रख दोगे, 0। अंदर चार्ज ही नहीं है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया, 0। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल सेल के भीतर कितना होता है, 0। क्लियर है। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के भीतर कितना होता है, 0। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के भीतर कितना होता है, 0। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के भीतर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ये कहने का मतलब है। और स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन देखना चाहो तो स्मॉल आर कम है, कैपिटल आर ज़्यादा है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये वाली बात हो जाएगी। डायग्राम समझ में आया आपको। तो ये आपका डेरिवेशन है ना कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो डेरिवेशन में से एक ग्राफ और बना देते हैं, देख लेते हैं, है ना। तीनों केस जो है ग्राफ के माध्यम से, है ना, शो कर देते हैं। तो एक इसी में हेडिंग हो जाएगी, द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन जो डिस्टेंस है ना स्मॉल आर, भाई कैपिटल आर तो रेडियस है, स्मॉल आर है ना डिस्टेंस तो पॉइंट पी की, तो द ग्राफ बिटवीन स्मॉल आर एंड ई का मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान देना, ग्राफ अच्छे समझना है। ड्रॉ कर दिया एक्सिस, ये पता है आपको एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। एक क्या ड्रॉ करना है, सर्किल, वो सर्किल नहीं स्फेयर, स्फेयर ड्रॉ करना है ना। तो ये स्फेयर है। अब आप मुझे एक बात देख के बताओ, है ना, इसे ऐसे कर दो। ये स्फेयर कौन से वाला ड्रॉ किया है, यही वाला है ना जो रियल स्फेयर है। तो एक बात मुझे देख के बताओ, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। यहाँ पे ओरिजिन होता है और इस एक्सिस पर ले लो आप डिस्टेंस। ग्राफ खींचेंगे स्मॉल आर और कैपिटल ई के बीच, और इस एक्सिस पर ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। तो आप ये देखना है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है या घटता है। डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बढ़ेगा। डिस्टेंस पीछे की तरफ घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ घटेगा। क्लियर है। तो आप देख के बताओ, फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट केस क्या था, आउटसाइड वाला है ना। तो आउटसाइड में जो डेरिवेशन था आपका वो कितना आ रहा था, देखो यहाँ लिख देता हूँ। आउटसाइड में जो आपका डेरिवेशन था वो ये आ रहा था फर्स्ट केस में ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यहाँ से क्या पता चला कि जो ई है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से ये पता चल रहा है थर्ड केस, फर्स्ट केस से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा केस है यहाँ पे, फर्स्ट केस। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और डिस्टेंस घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ को यदि चलें तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी, आगे की तरफ से यदि चलते हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और ठीक है नीचे की तरफ चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो देखो इनका जो ग्राफ आएगा ना फर्स्ट केस का, वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो ऐसा क्यों आ रहा है आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखो ग्राफ नीचे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और ग्राफ आगे की तरफ भी चल रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो ये बात इस ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो इसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो है ना पीडीएफ नोट्स में नहीं दूंगा मैं, आप यहाँ से ही बना लेंगे, है ना। मैंने कहता हूँ ना दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया करो नोट्स। ठीक है, फर्स्ट केस में समझ में आया, फर्स्ट केस में हो जाएगा। और सेकंड केस जो था आपका वो था सरफेस पर। तो सरफेस पर है ना, सरफेस पर तो बिल्कुल कांस्टेंट था। ठीक है, ये सेकंड केस है, यहाँ पे कांस्टेंट था, है ना, क्योंकि ई बराबर वहाँ कितना था सेकंड केस में, ये था कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है ही, क्यू भी कांस्टेंट है, और रेडियस भी कांस्टेंट है इस स्फीयर की, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। और भीतर कितना था, 0, भीतर तो देख लो कितना है, 0। तो यहाँ पे तो ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका है ना तीनों केसेस के लिए ग्राफ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस के लिए है यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड के लिए है, और ये थर्ड केस के लिए है। ठीक है, तो ये ग्राफ था बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल ई।
यानी द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ और है ना, बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा आप लोगों के लिए। इस डेरिवेशन के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, मैं नोट्स भी डाल दूंगा, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेंगे न्यूमेरिकल के बाइंडर में, और न्यूमेरिकल का जो बाइंडर है वो आप अलग बनाएंगे थ्योरी के बाइंडर से। ठीक है, तो एक अलग बाइंडर ले लेना, बड़ा सा है ना, और उसमें शुरुआत में पहला चैप्टर का नाम लिख करके सारे इस चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ लिखने हैं आपको। जैसे है ना कूलम्ब्स लॉ है, तो आपको हेडिंग डालनी है कूलम्ब्स लॉ, और उसके नीचे क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला, और उसे बॉक्स में बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप है ना सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के मुझे PDF हो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, है ना, कि आपने फॉर्मूले लिखे हैं या नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से आपके न्यूमेरिकल्स NCERT के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई है। आप बहुत अच्छे से इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है ना, मतलब बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, और अपने आप में काफ़ी इसका है ना वैल्यू है एग्ज़ाम में मार्क्स की दृष्टिकोण से। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इससे पहले आप फॉर्मूले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।